मैप से पढ़ेंगे, हम इतिहास को मैप से पढ़ेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि हमारा इतिहास कैसे चलता है। बहुत लोगों ने इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा है, लेकिन हम इतिहास को आपको मैप की तरह से समझाएंगे। ये देखिए, ये है भारत का नक्शा। भारत का नक्शा को देखिए, आपको मजा आएगा। भारत का नक्शा है, ठीक है। ये देखिए कैसे चला हमारा हमारा साम्राज्य और कैसे आगे बढ़ा मगध। तो मगध देखिए, ये है मगध का मतलब कौन कौन सा, पटना का एरिया है, यहां पर नालंदा का एरिया है, ये पूरा शाहबाद, ये पूरा का पूरा एरिया है जो मगध कहा जाता था। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि मगध का उत्थान का कारण क्या था, मगध कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बना, उसको हमने देखा था कि बिंबिसार के समय में बिंबिसार जैसे राजा, अजातशत्रु जैसे महानतम राजा पैदा हुए। तो आप देखेंगे कि कारण क्या था मगध का बनने का। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि आयरन, लोहे की खोज ने इसकी तकदीर को बदल दिया। फर्टाइल जमीन का मतलब होता है उपजाऊ जमीन, ने इसको बड़ा बना दिया और इसकी राजधानी जो नेचुरल फोर्ट, प्राकृतिक किला का निर्माण करता है, वो इसने बड़ा बना दिया। दूसरा चीज है, इसमें बड़े बड़े राजा पैदा हुए। राजा का मतलब आप बिंबिसार को देखेंगे, बिंबिसार को देखेंगे, पहला राजा था जो मगध को इसने बहुत ताकतवर बनाया, मैरिज अलायंस करके इसने अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। उसके बाद देखेंगे अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु आता है, ये भी बड़ा बनाता है। पद्मानंद आते हैं, नंद डायनेस्टी का पद्मानंद, ये भी बड़ा साम्राज्य, नंद वंश ऐसे बन गया था, देखो ऐसे बन गया था नंद वंश को, ऐसे इन्होंने ये पूरी की पूरी साम्राज्य को जीत लिया था। और अब जाके धनानंद आखिरी राजा थे नंदवंश का, नंदवंश का आखिरी राजा धनानंद, और इनको मार के चंद्रगुप्त मौर्य है जो क्या बड़ा सम्राट बनते हैं, बड़ा सम्राट बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिएगा ध्यान से क्या कारण था मगध जो है इतना पावरफुल हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य तक आते आते बेटा ये जो भारत का नक्शा है वो ऐसे बदल जाता है, ऐसे ये नक्शा बदल जाता है। ये देखिए ये पूरा भारत हो जाता है। इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। देखो ये वाला जो एरिया है अभी भी बचा रहता है। ये एरिया में कौन कौन सा बैठा हुआ है, तो चोल बैठा हुआ है, यहां पर पांड्या, यहां पांड्या बैठा हुआ है, पांड्या यहां है, और चेर यहां बैठा हुआ है। तो साउथ इंडिया को अभी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटका तक, ये जो है मैसूर कर्नाटका तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है, कर्नाटका तक। तो कहीं कोई पूछे आपसे मगध साम्राज्य की बाउंड्री कहां से कहां डिफाइन होती है, तो आपको बताना है सर देखिए मगध साम्राज्य प्रारंभ होता है इधर से ईरान से लेकर यहां तक बंगाल के बीच में, ये बंगाल है, बंगाल भी मगध साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य के अधीन था। और यहां देखेंगे तो कर्नाटका है, ये इसका साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब पहली बार यदि बोले तो पहली बार पूरा भारत का निर्माण होता है, अखंड भारत का वो निर्माण होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पूरा भारत, साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो देखिए ईरान से लेकर बंगाल से लेकर कर्नाटका तक इतना बड़ा साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा बना दिया। अब आप पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है। तो जब भी हम प्राचीन भारत का इतिहास बच्चे पढ़ते हैं तो हम सोर्स से पढ़ते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि क्या स्रोत था जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। यह बहुत जरूरी चीज है। लोग क्या है प्राचीन भारत को खाली पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे प्राचीन भारत का इतिहास समझ में नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सोर्स पढ़ना पड़ेगा कि कैसे पता चला कि हमें मौर्य साम्राज्य जैसा एक साम्राज्य था, पूरी भारत को अखंड भारत बना दिया। तो यह स्रोत था, एक तो इंडिका है, आप लोग जानते होंगे इंडिका क्या है, मेगास्थीन की बुक है, मेगास्थीन की बुक है जो कोर्ट में ग्रीक थे ये, और सेल्यूकस निकोटर के ये एम्बेसडर हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए। दूसरा है अर्थशास्त्र जो खुद चाणक्य ने लिखा है। और तीसरा है एक कृति है, किसका, वो कृति है आपका वो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस एक किताब है, किसका है, विशाखदत्त का, जो इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलता है बेटा, तो हमको बोलना है कि सर आपने बताया था कि इसका सोर्स में क्या क्या बताया था कि मेगास्थीन की बुक है जिसका नाम है सर इंडिका ने इसके सामाजिक विवरण, समाज के बारे में बताया था, समाज कैसा है इसका। दूसरा है चाणक्य का अर्थशास्त्र ने पूरा इसका
एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, ये बताया था एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, प्रशासन ये बताया था। इसका समाज मुद्रा राक्षस बताया था, मुद्रा राक्षस बताया था विशाखदत्त का। और इसने बताया था कि इसका कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें मालूम चलता है वो मुद्रा राक्षस से पता चलता है। आगे है इसकी कहानी कुछ पुराण भी है जो इसके बारे में बताते हैं। एक है अशोक का स्तंभ, अशोक के शिलालेख है, बहुत सारे शिलालेख से हमें पता चलता है। दूसरा है जूनागढ़, जूनागढ़ का अभिलेख है, यहां से भी हमें पता चलता है कि सौराष्ट्र में मतलब गुजरात में भी इसका साम्राज्य हुआ करता था। और है इसका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के किताबों से भी, बुक से भी हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था। देखो ये बहुत जरूरी चीज होता है, जब भी आप इतिहास को पढ़ते हैं बच्चे, तो इस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो महत्वपूर्ण होती है क्या, तो उसकी आपको सोर्स ही नहीं पता तो चीजें नहीं पता चलेगा। तो सोर्स आपको याद करके रखना है, मेगास्थेन, चाणक्य अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पुराण, अशोक के शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख, बुद्ध और जैन धर्म इसको साम्राज्य के बारे में बताता है कि इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। कौन? मौर्य साम्राज्य। तो अब देखिए आगे की कहानी यह है कि यदि हम इसका पहला जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, मौर्य वंश का, डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ही मौर्य वंश का क्या किया था, तो स्थापना किया था। और इनका एज है 323 से लेकर 292 बीसी, ईसा पूर्व में थे ये, ईसा पूर्व, ये है इनका एज, चंद्रगुप्त मौर्य का पहला महानतम राजा और बहुत ही महान राजा। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के पड़ा, तो इनका मां का नाम, मदर का नाम, मां का नाम मूरा हुआ करता था, मूरा। और इस मूरा से क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश बना। इसका संस्कृत में मौर्य को बोलेंगे तो वो मूरा को मौर्य बोला जाता है, इसीलिए इनका वंश का नाम पड़ा इनके मां के नाम पे, और मूरा इनकी मां थी और इसी नाम से मौर्य वंश बना है। दूसरा चीज है कि इनके और भी स्रोत है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है कि ये किस कास्ट के थे, किस जाति के थे, तो ये बहुत सारे अलग अलग पुराण जैसे है। पुराण ये कहता है कि ये क्या थे, तो ये कुलीन वंश के थे। कुलीन वंश मतलब लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनके बारे में कहता है कि ये जो जाति था ये क्षत्रिय की जात था, क्षत्रिय जात बताता है, क्षत्रिय जात बताता है। वही ग्रीक इनको, ग्रीक मतलब ग्रीस के लोग इनको लोअर कास्ट बताते हैं, लोअर कास्ट बताते हैं। वही मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किताब है किसका, विशाखदत्त का, और ये क्या कहता है कि ये कुलीन वंश के थे, ब्रिसल वंश का, ब्रिसल वंश का, ब्रिसल वंश मतलब लोअर कास्ट का। तो ये है हमारा स्रोत। कोई बोलेगा कि सर बिना स्रोत के नहीं पढ़ा जाता है बेटा, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तब आपको प्राचीन भारत का इतिहास मालूम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप कितना भी पढ़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको स्रोत नहीं मालूम तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है बेटा। तो ये चीजें हैं कि आपको कैसे पता, सर कैसे पता चला कि ये लोअर कास्ट का था, तो इतना सारे स्कोप है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत था जिससे यह पता चलता है कि मौर्य वंश कुलीन वंश का था। तो बहुत सारे हैं, पुराण है जो कहता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनको क्षत्रिय कहता है, ग्रीक जो है इनको लोअर कास्ट करता है, और मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस कौन है, तो मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त की किताब जो ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्रिसल थे, लोअर कास्ट के थे। ठीक है, क्योंकि जो इतिहास में जो स्रोत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्रोत के हिसाब से ही समझा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास बहुत ही जानकारी कम है हम लोगों का, बहुत सारी जो जानकारी हमें प्राप्त होता है वो ग्रीकों के किताब से मिलता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो कहा जाता है, प्लूटार्क कहता है, कौन, प्लूटार्क कहता है कि
भाई साहब ऑस्टिन भी इसी बात पे कहता है। ऑस्टिन, ये दोनों के दोनों ग्रीक राइटर थे। ये कहते हैं कि इन्होंने 6 लाख आर्मी से पूरे भारत को कुचल दिया था। कहीं 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इतने लाख अपने सैनिकों से पूरे भारत को कुचल दिया था और साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। बेटा, विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य देखो तो मौर्य साम्राज्य का प्लूटार्क कहता है या ऑस्टिन कहता है कि 6 लाख हाथियों सैनिक थे और हाथियों से इनका हाथी मजबूत हुआ करता था। हाथी की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी और हाथियों की कहानी से याद आया कि देखो भैया, इनकी पहली लड़ाई जो होती है 305 ईस्वी में होता है और वो होता है निकोटर। सेल्यूकस निकोटर, ये कौन है सेल्यूकस निकोटर? कौन है जाने हम इसके बारे में? तो देखो बेटा, फिर हम मानचित्र बनाएंगे, फिर मानचित्र से समझेंगे कि ये कैसे कहानी बदला इतिहास का। इस मानचित्र से ही इतिहास को पढ़ा जाता है। जो मानचित्र से नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको पूरा बना देते हैं, कोई बात नहीं। भारत का नक्शा सही होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो भैया, उल्टा हो गई यहां पर भी, इसको भी ऐसे लेके चलते हैं। हाँ, पूरा विश्व का भारत का नक्शा बना दे, थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गई, फिर भी कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, अलेक्जेंडर आता है और अलेक्जेंडर यहां झेलम नदी है। झेलम नदी, कौन सी नदी? तो झेलम नदी। यहां पर जब अलेक्जेंडर आता है, मतलब सिकंदर आता है, सिकंदर महान जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? तक्षशिला यहां पर पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के तक्षशिला में एक राजा थे जिनका नाम था क्या? तो उनका नाम था अंबी था। तो सबसे पहले सिकंदर किसी को हराता है, वो सिकंदर हराता है अंबी को, पोरस को नहीं। पोरस को दूसरी बार में हराता है। पहला राजा था जिसने सरेंडर किया था सिकंदर से, वो किया था अंबी ने। कहां का राजा था? तक्षशिला का राजा था। दूसरा होता है द बैटल ऑफ हेडपास, मतलब झेलम पे यहां पर, और वो होता है लड़ाई युद्ध किसका? पोरस के साथ। पोरस के साथ युद्ध होता है और पोरस भी हार जाते हैं। लेकिन जब पोरस हार जाते हैं तो पूछा जाता है, क्या है कि पोरस भले हार गए थे लेकिन पोरस हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भैया, जब अलेक्जेंडर ने पूछा था कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने कहा था कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे कि एक राजा दूसरे राजा से करता है। एक राजा दूसरे राजा से जैसे व्यवहार करता है वैसे ही हमारे साथ किया जाए। ये पोरस ऐसे व्यक्ति थे। पोरस नहीं माने भाई हार, और अलेक्जेंडर को, सिकंदर को यह बात माननी पड़ी, उनके वापस लौटाना पड़ा जगह को, क्योंकि ये डरे नहीं। इसीलिए बेटा, जो डरेगा नहीं वो मरेगा नहीं, जो डर जाएगा वो मर जाएगा। तो समझ लो, पोरस, सिकंदर इतना महान, इतना ताकतवर राजा होते हुए भी पोरस को हरा कर भी जीत नहीं पाया, क्योंकि वो शक्ति किसके पास थी? वो पोरस के पास थी। तो पोरस ने मना कर दिया। अब देखो बेटा, आगे की कहानी है कि सिकंदर यहां से लौट जाता है। उसका कारण बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं कि सिकंदर डर भी गया था नंद डायनेस्टी से। लोगों ने बता दिया कि उसके पास 12 लाख सेना, ऐसे बताया था, जो वहां की उस समय की जनसंख्या भी नहीं थी। लेकिन लोग डरवाने में माहिर होते हैं, और उस समय पोरस को डरवा दिया था कि भैया तुम आगे बढ़ोगे तो नंद वंश का 12 लाख की आर्मी है और हाथिया भी रखा है, कुचल देगा। दूसरा कारण यह था कि सिकंदर के जो सेना थे वो थक गए थे, लड़ते लड़ते थक गए थे। सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर अलेक्जेंड्रिया जाके मर जाता है। लेकिन यहीं से भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि सिकंदर ने जो राज्य जीता था, कौन सा राज्य जीता था? जो इस राज्य को जीता था बेटा, जो यहां तक इस राज्य को जीता था। इस राज्य में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो गया, और इसके जो सेनापति हुआ करते थे, इन्होंने इस राज्य को पकड़ लिया अपने हाथों में, और उसी में से पकड़ा एक उसके बड़ा सेनापति, उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। ये सेनापति हुआ करता था। इसको साम्राज्य वाला मिल गया, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, कंधार है, हेरात है। ये सारे के सारे जो एरिया था वो सेल्यूकस निकोटर के पास था। तो जब सेल्यूकस निकोटर जब चला गया वहां पे, सेल्यूकस के पास ये सारे के सारे एरिया आ गया, तो भाई अब यहां का राजा तो सेल्यूकस। अब वहां क्या हुआ मगध में? तो मगध में यह हुआ बेटा कि वहां पर नंद वंश जो है वो हार गई। नंद वंश किससे हार गई? तो नंद वंश हार गई, धनानंद हार गए। नंद किससे हार गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए।
चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए और चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद मगध का साम्राज्य किसके पास चला आया? चंद्रगुप्त मौर्य के पास चला आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां मगध से प्रारंभ करी अपनी विजय अभियान। पहले इस साइड में किया बेटा। कोई पूछे, देखो इतिहास इससे पढ़ने का फायदा क्या है कि सबसे पहले जो जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एरिया को जीता। इसने अपने प्रारंभ करी विजय अभियान इस तरह से। चाणक्य का दिमाग था ये, चाणक्य बड़े खतरनाक थे उस समय। तो समझ में आया? तो इस एरिया को जीतना प्रारंभ किया और जैसे ही प्रारंभ करता है, यहां पर कौन है? तो सेल्यूकस निकोटर है। इसलिए 305 ईस्वी में लड़ाई होती है किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होता है और सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं? इस युद्ध में बेटा हार जाते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल थे। 25 साल के उम्र में बैठे थे ये राजगद्दी पे। 25 साल के अपनी एज में राजगद्दी पर बैठे थे और सेल्यूकस निकोटर जब हारा तो ये पूरी की पूरी एरिया जो है वेस्टर्न साइड का, वो किसके पास चला आया? वो चला आया चंद्रगुप्त मौर्य के पास। हारने के बाद शांति प्रस्ताव हुआ और शांति प्रस्ताव में बेटा कंधार को, दूसरा हेरात को, बलूचिस्तान को ये देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस को देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। समझ में आया? तो पूरी की पूरी एरिया जो है ये गिफ्ट में मिल गई। ये पूरा भारत का जो एरिया है, ये एरिया जो है बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया जो यहां पर अफगानिस्तान बचा पड़ा है, जो ये का एरिया है, ये सिंध का एरिया है, ये पूरा का पूरा सेल्यूकस निकोटर से इन्होंने छीन लिया। इन्होंने कहा है तो ले लिया। हराने के बाद इसके साथ ही अपनी बेटी की शादी हेलेना ने, और इसी हाथी को इन्होंने क्या किया? मांग लिया। किसने? सेल्यूकस निकोटर ने। किससे मांग लिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कि भैया हमें हाथी तो दे दो, हाथी दे दो। अपनी बेटी भी दे दिया, 3 जगह भी दे दिया, कंधार दे दिया, कौन सा हेरात दे दिया, मकरान दे दी, बलूचिस्तान दे दिया। अब एक काम करो, हाथी दे दो। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। उस समय हाथी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और इसको देना पड़ा। किसको देना पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य खुश होके दे दिए। खुश होके किससे दे दिए? ठीक है, यह है। अब देखो इनकी जो दक्षिण का विजय अभियान है, दक्षिण का, ये 2 किताबों से हमें पता चलता है। नानुर याद रखिएगा, नानुर किताब है और दूसरा किताब है मुरनारुर। ये 2 किताब है। ये 2 किताब ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में विजय प्रारंभ करी। उसके बाद कहां लड़ाई प्रारंभ करी? दक्षिण में, और दक्षिण में कर्नाटका तक चले गए और कर्नाटका तक जाके कर्नाटका को भी अपने अधीन कर लिया। वही सौराष्ट्र के बारे में, आज के गुजरात के बारे में पता चलता है कि गुजरात को इन्होंने जीता था। और ये कहां से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि इन्होंने गुजरात को भी जीत लिया। उसके बाद महास्थान अभिलेख से यह पता चलता है कि इन्होंने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया। बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया इन्होंने। अब इतना बड़ा अभिमन्यु पटेल, वाह, मजा आ जाए ना। ऐसे मजा आता है, ऐसे इतिहास को पढ़ोगे। समझ में आया क्या? इतिहास को खाली इतिहास की तरह नहीं पढ़ा जाता है, इतिहास को ज्योग्राफी की तरह। तब तो याद रहेगा कि कौन सी जगह है। ऐसे तो क्या होता है कि लोग रटवाते रहते। टीचरवा भी वैसे ही है। टीचरवा क्या करते हैं कि बच्चों से रटवाते रहते। लो बेटा ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इस समय हुआ था। राधे राधे गुरुजी। ऐसे रटवाते हैं। कैसे रटवाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यहां हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया था। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कहां से पता चला? सिंपल सी बात है, ये तभी पता चलेगा बेटा जब सोर्स के साथ कोई भी नहीं पढ़ाता है। मैं लिखित में दे देता हूं, एक वीडियो भी लाके दिखा दोगे। पूरी पटना की बात कर रहा हूं। जो सोर्स के साथ स्रोत के, उनको खुद ही नहीं याद रहता है। जब खुद ही याद ना रहे तो तुमको क्या समझाएगा? इतिहास जितना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। 2036 में जन्म हुआ था। बहुत बात ये देखो, मजा मत लिया बेटा। ये है तो देखो भैया, एक बार और देख लो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ये है। देखो समझ में आया? इतना बड़ा महान राजा के शासन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो देखो बेटा, क्या बोलोगे? मेरे साथ जोर लगा के बोलो। यहां गुजरात का जीतना कहां से पता चलता है?
जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से। यहां इन्होंने बंगाल को जीता था, यह कैसे पता चलता है? तो महास्थान अभिलेख से। साउथ में जीता था, इस साउथ को यह कैसे पता चलता है? तो दो अभिलेख से, नानुर और दूसरा मुरनानुर अभिलेख से। मेरे बात समझ में आए? और इस एरिया को इन्होंने किससे लिया था? तो कहोगे सर सेल्यूकस से ले लिया था, सेल्यूकस से ले लिया था। और जब सेल्यूकस निकेटर से ले लिया था, ये देख लो इन्होंने पूरे भारत को क्या कर दिया? एकजुट कर दिया। आज जो अखंड भारत बोला जाता है, बेटा इस अखंड भारत, आज का अखंड भारत से याद करो तो समझोगे आज से ज्यादा भूमि जो थी ना उस समय थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो यहां से लेकर पूरा साम्राज्य यहां ईरान तक, यह है पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का। ये वाला एरिया नहीं जीत पाए थे, नीचे के 3 एरिया नहीं जीत पाए थे। और ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या विजय अभियान आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मेरे बात समझ में आया क्या? आखिरी क्षण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं। किसको? जैन धर्म को अपना लेते हैं और कर्नाटका में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? कर्नाटका में। एक भद्रबाहु नाम के जैन मुनि ने इनको क्या करते हैं? तो जैन धर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। और ये श्रवणबेलगोला जो कि है कर्नाटका में, यहां जाके और इन्होंने जैन धर्म अपना के क्या कर देते हैं? अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। समझ में आया? इस समय अकाल रहता है। कोई पूछे कि ये क्यों जाते हैं? तो अकाल पड़ता है मगध में। यहां मगध में अकाल पड़ता है, इस अकाल के चलते ये कर्नाटका में चले जाते हैं। और कर्नाटका में जाके इन्होंने कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। और शरीर को त्यागने के बाद ये महान राजा पूरी भारत को एक अखंड राज्य का निर्माण कर देता है। ये ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। मेरे बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ बोल दो। समझ में आया क्या पूरा इतिहास? इतना समझ में? ठीक है। तो अगला जो सेशन होगा, अगला सेशन में हम देखेंगे इनके बेटा बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के अलावा हम देखेंगे महान अशोक के बारे में। अगला सेशन कल ही लूंगा मैं, जो बिंदुसार और अशोक के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद इस इतिहास को मौर्य वंश यहां पे जाके समाप्त हो जाता है, द ग्रेट मौर्य वंश। इसमें हम प्रशासन भी पढ़ेंगे, समाज भी पढ़ेंगे कि समाज किस तरह से था, प्रशासन कैसा था, प्रशासन इनका कैसा था, ये इनकी खूबियां क्या थी, ये हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं बेटा वापस सेम कहानी पे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, द महान अशोक और उनकी धम्म की नीति पर, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और यही कारण बना पतन का। उसको समझेंगे कि पतन कैसे हुआ अशोक के उस धम्म पॉलिसी के चलते। धम्म में कोई गलतियां नहीं थी, लेकिन उसके कारण साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया। आज के लिए